Hello friends, good morning. Last lecture we had already started with a topic called as Indian Contract Act 1872. सबसे पहले आज का लेक्चर चालू करने से पहले लेट अस रिवाइज अवर यस्टरडेज लेक्चर. कल हम लोग ने क्या किया था? कहने से कल हम लोग ने पढ़ा था अ टॉपिक कॉल्ड एज लॉ. व्हाट इज लॉ? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो भी रूल्स होता है उसको फॉलो करने का या नहीं करने का, करना पड़ेगा. तो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. रूल्स आर टू बी फॉलोड बाय पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी. The moment you follow the rules, your behavior gets controlled. That is, your behavior gets regulated. सर अगर लोगों का बिहेवियर रेगुलेटेड रहा तो सोसाइटी में क्या क्या देखने मिलेगा? If the behavior of the people living in the society is regulated, then in that society we will come to see something called as peace, which results into growth, and there will be something called as a development. Sir, is it important to know law? Yes. याद करो, yes. Because ignorantia juris non excuset. गाली दिया क्या? नहीं. इसका मतलब क्या होता है? Ignorance of law is not an excuse. Under any circumstances, you must have the knowledge about the subject called as law. फिर हम लोग ने चालू किया था विद द टॉपिक कॉल्ड एज बिजनेस लॉ, जिसका टोटल वेटेज बनता है 60 मार्क्स का. बिजनेस लॉ कंप्राइजेस ऑफ 5 चैप्टर्स. नंबर 1, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013 एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. ये पांचों के पांच टॉपिक का हम लोग ने वेटेज भी देखा था, जिसमें ये पता चला था कि लास्ट 4 अटेम्प्ट में, दैट इज मई 2018 से लेकर नवंबर 2019 तक, इसका वेटेज बना था ऑन एन एवरेज 22 मार्क्स का. तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि मई 2020 एंड नवंबर 2020 में भी इसका ऑन एन एवरेज वेटेज 20 मार्क के ऊपर ही रहेगा. So we started with the very first chapter, that is Indian Contract Act 1872. यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था फ्रॉम अ डेट कॉल्ड एज 1 सितंबर 1872. ये कब से एप्लीकेबल हुआ था? 1 सितंबर 1872 से एप्लीकेबल हुआ था. अच्छा, ये एक्ट एक्चुअली पास हो चुका था ऑन 25 अप्रैल 1872, बट ये एप्लीकेबल कब से हुआ था? 1 सितंबर 1872 से. ये पूरा का पूरा एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? द एंटायर एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. However, since August 2019, it is also applicable to Jammu and Kashmir. This entire act was divided into 5 parts. Number 1, what is contract? Number 2, types of contract. Number 3, how to form a contract. Number 4, how to perform a contract. And number 5, how to discharge a contract. The very first topic, what is contract? कॉन्ट्रैक्ट को इंग्लिश में कहना इसे हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांजैक्शंस. इन प्रैक्टिकल लाइफ, डू वी एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन? यस. एंड व्हेनेवर वी एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन, देयर हैज टू बी मिनिमम 2 और मोर पार्टीज. तो इन अ सिमिलर वे, व्हेनेवर वी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर हैज टू बी मिनिमम 2 और मोर पार्टीज. कैन यू हैव अ ट्रांजैक्शन विद योरसेल्फ? नो. So in a similar way, can you have a contract with yourself? No. So in every contract, there has to be minimum 2 or more parties. Who are the parties in a contract? The parties in a contract are promisor and a promisee. हमेशा contract dash and dash के बीच में ही बनता है. हमेशा contract promisor and promisee के बीच में ही बनता है. Are you sure? What is contract under legal dictionary? याद करो, what is contract? याद करो, मैंने बोला था this is contract. तो this का आंसर क्या था? 2b plus 2e plus 2h, जिसमें 2b का मतलब होता है promise, 2e का मतलब होता है agreement and 2h का मतलब होता है contract. When I say promise, it is a combination of offer
एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। ऑफर को और एक नाम से बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रपोजल। अच्छा, द पर्सन हु गिव्स एन ऑफर इज कॉल्ड एज एन ऑफरर। द पर्सन टू हुम सच ऑफर इज गिवन इज कॉल्ड एज एन ऑफरी। अच्छा, ऑफर के बदले अगर वर्ड प्रपोजल यूज किया है, सो द पर्सन गिविंग अ प्रपोजल इज कॉल्ड एज अ प्रपोजर, एंड द पर्सन टू हुम सच प्रपोजल इज गिवन इज कॉल्ड एज अ प्रपोजी। अच्छा, एक बार अगर एक ऑफर या तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। आर यू श्योर? द सेकेंड स्टेज वॉज अग्रीमेंट, दैट इज सेक्शन नंबर 2E। अग्रीमेंट बनाने के लिए वी रिक्वायर प्रॉमिस। जनरली प्रॉमिस से अग्रीमेंट बन जाता है, बट कंसिडरेशन भी कभी कभी लग जाता है। तो एकदम जनरल जनरल डेफिनेशन बोलेगा तो अग्रीमेंट इंक्लूड्स प्रॉमिस, दैट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बट इट ऑल्सो समटाइम्स रिक्वायर्स अ कंसिडरेशन, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। तो प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन जोड़ देते हो तो एक प्रकार का अग्रीमेंट बन जाता है। अग्रीमेंट दो प्रकार का होता है, सोशल अग्रीमेंट, लीगल अग्रीमेंट्स। अच्छा, अग्रीमेंट बनाने के बाद द लास्ट स्टेज वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन H। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वी रिक्वायर अ अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब ऐसा कोई अग्रीमेंट जिसको लेकर हम कोर्ट में जा सकता है। इफ द अग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, देन दैट अग्रीमेंट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट एनफोर्सेबल कब होएगा? व्हेन द अग्रीमेंट इज मेड आउट ऑफ लीगल इंटेंशन। लीगल इंटेंशन होएगा ना तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अच्छा, मतलब अग्रीमेंट बनाने के टाइम पे कोई भी प्रकार का लव एंड अफेक्शन होना चाहिए नहीं। सर अग्रीमेंट है, लव एंड अफेक्शन भी है, बट सर अगर वो रिटर्न फॉर्म में होता है तो फिर लॉ बोलता है इट इज अलाउड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ये पूरे के पूरे एक सिस्टम में हम लोग ने एक केस स्टडी पढ़ा था जिसका नाम था बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। याद आ रहा है? ओके, उसी केस स्टडी में हमें पता चला था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अग्रीमेंट होता है, बट हर एक अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं है। Then we started with something called as types of contract. याद करो, contract was been divided into three parts. That is on the basis of formation, on the basis of performance, and on the basis of validity. Formation के नीचे we had got a topic called as express contract, implied contract, tacit contract, quasi contract, and something called as e-contracts, that is electronic commerce contracts, which was also called as a cyber contract or a mouse click contract. On the basis of performance, we had got something called as executed contract, executory contract. Executory के नीचे दो चीज था, one was bilateral contract, another was unilateral contract. On the basis of validity, we had got something called as void contract, voidable contract, illegal agreements, unenforceable contract, and something called as a valid contract. सबसे पहले ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज करते हैं। ओके, जब मैं बोलूं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो कैन आई से इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर्म्ड आइदर बाय वर्ड्स स्पोकन और बाय वर्ड्स रिटर्न। वेरी गुड। बट मैंने अगर ऐसा बोल दिया कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर्म्ड नाइदर बाय वर्ड्स स्पोकन नॉर बाय वर्ड्स रिटर्न, तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तुम क्या बोलोगे? यस, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तुम क्या बोलोगे? implied contract. So implied contract is a contract. Implied contract is a contract which is formed neither by words spoken nor by words written. Are you sure? फिर हम लोग ने पढ़ा था something called as a tacit contract. Can I say tacit contract is nothing but a part of an implied contract? दोनों में डिफरेंस क्या था? Implied is implied by law, whereas tacit is implied by the behavior of the parties. So any contract which has been formed due to behavior of the party, then such contract is called as a tacit contract. याद करो ना, वो मैंने ATM मशीन्स का एग्जांपल दिया था, फिर ऑक्शन सेल का एग्जांपल दिया था। फिर हम लोग ने पढ़ा था टॉपिक कॉल्ड एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के तीन रूल्स को याद करो। रूल नंबर 1, quasi contract is not a contract because the essentialities required to form a contract are missing. However,
Rule number 2, it is like a contract because it is based upon humanity and not upon validity. Rule number 3, it helps us to prevent unjust enrichment. Each and every person over here is allowed to become rich, but you should become rich at your own expenses. Whenever you are becoming rich at someone's expenses, then such richness is not justified, and इसको prevent करता है quasi contract. Quasi contract में हम लोग ने पढ़ा था kinds of quasi contract, that is section number 68, 69, 70, 71 and section number 72. 68 बोल रहा था right to recover money paid for necessaries supplied. If any person has supplied a basic necessaries of a life to another person, then the person who has supplied such necessaries is having a right to recover the expenses which he has done. However, he can recover such expenses only against the property of that person. Section number 69, right to recover money paid for another person wherein that another person was bound to pay. उसमें हम लोग ने पढ़ा था वो जमींदार एंड फार्मर वाला एग्जाम्पल. याद करो ना, फार्मर ने जमींदार के बिहाफ पे प्रॉपर्टी टैक्स भर दिया था. So over here section number 69 was right to recover money paid for another person wherein that another person was bound to pay. Section number 70 was right to recover money paid for non-gratuitous act. अगर मैं ग्रेचुटियस बोलता हूं ना तो इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन, बट अगर मैंने बोला नॉन ग्रेचुटियस इट डज नॉट इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन. बराबर बोला? रॉन्ग, उल्टा है. ग्रेचुटियस वाले केस में कंसिडरेशन नहीं होता है, नॉन ग्रेचुटियस वाले केस में कंसिडरेशन होता है. See, when I say gratuitous, it means I am doing something out of gratitude, थैंकफुलनेस, तो वो वाले केस में कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है. नॉन ग्रेचुटियस मतलब मैंने कोई थैंकफुलनेस के लिए नहीं किया है, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, तो उसमें कंसिडरेशन होता है. याद करना, मेरे दोस्त का बर्थडे पार्टी था एट अ होटल कॉल्ड एज ताज रिसोर्ट्स. याद आ रहा है? 10 लाख रुपए का बिल आया था जो मैंने उसके बिहाफ पे कर दिया था. तो आई विल बी हैविंग अ राइट टू रिकवर दैट मनी फ्रॉम माय फ्रेंड, क्योंकि मैंने वहां पे ह्यूमैनिटी दिखाया था. हमारे बीच में कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो अंडर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आई वाज हैविंग अ राइट टू रिकवर द मनी विच आई हैव पेड फॉर नॉन ग्रेचुटियस एक्ट. सेक्शन नंबर 71 was talking about responsibility of finder of goods. Whenever you are acting as a finder of goods, क्या आपके पास गुड्स का ओनरशिप है? नहीं, आपके पास गुड्स का सिर्फ और सिर्फ पोजेशन है. वो कौन होता है जिसके पास सिर्फ पोजेशन होता है? ही इज कॉल्ड एज अ बेली. सो एनी पर्सन हु हैज having a possession of the goods, that person is called as a bailee. Whenever you are acting as a finder of goods, it is your duty to not to use the goods. It is your duty not to mix the goods with your own goods. It is your duty to have proper care towards the goods. It is your duty to search the owner and it is your duty to return the goods to the owner. अगर ये सारा का सारा ड्यूटी आपने बराबर से किया, then you are having a right to claim rewards if declared and if you are having the knowledge about such rewards. You are also having a right to claim expenses which were reasonable in nature, and you are also having a right to sell the goods if the goods are perishable in nature. या तो the owner of the goods is not traceable, या तो owner has refused to pay you the reasonable expenses, या तो you have incurred an expenses which is more than 2/3 of the value of the goods. Are you sure? Okay. Section number 72 was dealing with something called as right to recover money paid or things delivered under mistake. जोमेटो वाले का एग्जांपल दिया था. अगर जोमेटो वाला भूल से आपके घर में कोई पार्सल छोड़ जाता है तो वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हुआ है, बट अंडर ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स इट इज योर ड्यूटी टू रिटर्न बैक दैट पार्सल टू दैट जोमेटो वाला. इफ इट इज योर ड्यूटी तो जोमेटो वाले का बन जाता है राइट. श्योर? फिर हम लोग ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. मैंने बोला पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशंस, देन इट इज एग्जीक्यूटेड इन नेचर. बट अगर मैंने बोला पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, तो इट इज एग्जीक्यूटरी इन नेचर.
जिसमें अगर एक पार्टी को परफॉर्म करना ही पड़ेगा तो इट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर बोथ द पार्टीज हैज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इट इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है, दूसरे पार्टी का परफॉर्मेंस करने का बाकी है, तो इट इज पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी इन नेचर। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, voidable contract, illegal agreements, unenforceable contract and something called as a valid contract। याद करो void contract सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन J, वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था which ceases to be enforceable by law। void contract is a contract which ceases to be enforceable by law, becomes void when it ceases to be enforceable by law। मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वैलिड था, बट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वो अभी वॉइड हो चुका है। यहां पर इन केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इट इज नाइदर द फॉल्ट ऑफ प्रोमिसर नॉर इट इज द फॉल्ट ऑफ प्रोमिसी। नन ऑफ द पार्टीज कैन गो टू कोर्ट एंड फाइल अ केस। हावेवर अगर मैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूं तो इट इज सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन आई, जो बोलता है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ बट ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज। द पार्टी हु कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज एन अग्रीव्ड पार्टी, दैट इज अ सफरिंग पार्टी। फिर हम लोग ने पढ़ा था इलीगल अग्रीमेंट्स, दैट इज द अग्रीमेंट्स विच आर फॉरबिडन बाय लॉ। ऐसा कोई अग्रीमेंट जिसको लॉ ने फॉरबिड कर दिया है, मतलब इट इज एन अग्रीमेंट विच इज अगेंस्ट द लॉ, then such agreements are called as illegal agreements। किसी का मर्डर करने का, चरस गांजा बेचने का, all that things are something which is illegal, that is forbidden by law। जब भी तुम कोई इलीगल चीज करेगा तो क्या तुम कोर्ट में जाने का इच्छा रखेगा? नहीं। तो all illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal। Are you sure? फिर हम लोग ने पढ़ा था अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट्स। टेक्निकल डिफेक्ट्स का मतलब होता है लैक ऑफ राइटिंग, लैक ऑफ साइनिंग। ऐसा कोई टेक्निकल डिफेक्ट है जिसके कारण अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते हो, देन सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। लास्ट आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 10। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच फुलफिल्स each and every essentiality required for a valid contract। That is nothing but beginning of our part 3, how to form a contract। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी खत्म कर दिया था। सबसे पहला एसेंशियलिटी था प्रॉपर ऑफर, बट प्रॉपर ऑफर पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था ऑफर, दैट इज सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन ए। ऑफर का मतलब होता है इट इज अ स्टेटमेंट विच कंप्राइजेस ऑफ टू प्रिंसिपल्स, वन इज विलिंगनेस प्रिंसिपल, अनदर इज असेंट प्रिंसिपल। अगर मैंने बोला सिर्फ विलिंगनेस है, असेंट नहीं है, तो इट इज कॉल्ड एज इनविटेशन टू ऑफर। एक केस स्टडी किया था हार्वी वर्सेस फेसी वाला, जिसमें हार्वी ने फेसी को एक टेलीग्राम लिखा था जिसमें 2 क्वेश्चन पूछा था। वुड यू लाइक टू सेल अस बम्पर बॉल पेन। तो यहां पर सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लीज कोट अस द लोवेस्ट प्राइस। 2 क्वेश्चन हार्वी ने फेसी को पूछा था कि वुड यू लाइक टू सेल अस अ बॉल पेन, एंड क्वेश्चन नंबर 2 वाज व्हाट वाज द लोवेस्ट प्राइस। फेसी ने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का रिप्लाई किया था दैट द लोवेस्ट प्राइस ऑफ द बम्पर हॉलमार्क पेन इज ऑफ £900। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर फेसी बॉल पेन बेचने के लिए रेडी हो गया है। फेसी ने बोला कि लोवेस्ट प्राइस £900 है, तो फेसी ने एक प्रकार का इनविटेशन टू ऑफर दिया है। यहाँ पर अभी हार्वी को ऑफर देना पड़ेगा कि क्या तू वो बॉम्पर हॉलमार्क पेन मेरे को £950 में बेचेगा क्या, £1000 में बेचेगा क्या, £900 में बेचेगा क्या। सो फेसी ने सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर दिया था, इट वॉज नॉट एक्चुअली एन ऑफर। Then we also studied something called as types of offer, that is general offer, specific offer, cross offer, counter offer, standing offer। मैंने बोला offer made to public at large, offer for everyone is nothing but a general offer। Offer made to a specific person or a specific group of person is called as a specific offer। When there is an offer which is made out of ignorance of each other's offer and the offers are identical in nature, then such offers are called as a
क्रॉस ऑफर। अच्छा, फिर हम लोग ने पढ़ा था काउंटर ऑफर, दैट इज एन ऑफर मेड अगेंस्ट एन ऑफर वेर इन द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। काउंटर ऑफर इज ऑल्सो रिफर्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। आर यू श्योर? ओवर हियर लास्ट हम लोग ने पढ़ा था समथिंग कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग ऑफर, जिसका और एक नाम था विच वॉज कॉल्ड एज एन ओपन ऑफर, और एक नाम था दैट इज कंटिन्यूइंग ऑफर। An offer which is valid for a stipulated period of time, then such offer is called as a standing offer. एक बार अगर टाइम चला जाएगा तो ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ऑफर चाहिए कि प्रॉपर ऑफर चाहिए? प्रॉपर ऑफर। तो याद करो, देयर वाज सर्टेन एसेंशियलिटीज व्हिच वर बीन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ प्रॉपर ऑफर। रूल नंबर 1, ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनेट। ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनेट, मतलब ऐसा कोई भी ऑफर नहीं होना चाहिए कि जिसके कारण सामने वाले के माइंड में कोई क्वेश्चन मार्क आ जाए। So a offerer, whenever you are giving an offer, your offer must be certain and definite. Rule number 2, it must be made out of an intention to create legal relation. A offerer, जब भी तू किसी को ऑफर देगा तो प्यार मोहब्बत में ऑफर देने का नहीं। The offer must be given with an intention to create legal relations. Rule number 3, offer must be communicated, मतलब the knowledge of offer should reach to the knowledge of offeree. ऑफर की जानकारी ऑफरी के भेजे में आनी चाहिए। Wherein we had done a case study called as लालमन शुक्ला versus गौरी दत्त. Over here, the terms and conditions of the offer should also be communicated. अच्छा, ऑफर के अंदर ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस मत रखना कि जिसको अगर फुलफिल नहीं किया एंड यू अमाउंट इट टू एक्सेप्टेंस। नो, सच कंडीशंस आर नॉट अलाउड। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। अच्छा, फिर हम लोग ने पढ़ा था समथिंग कॉल्ड एज प्रॉपर एक्सेप्टेंस। अच्छा, ऑफर अगर एक बार दिया गया है तो ऑफर लैप्स भी हो सकता है। देयर आर वेरियस रीजंस फॉर लैप्सेशन ऑफ ऑफर। ऑफर कैन बी लैप्स्ड ड्यू टू अ रीजन कॉल्ड एज रिवोकेशन। Offer can be lapsed due to something called as death of offerer or offeree. Offer can also be lapsed due to something called as a counter offer. Offer can be lapsed due to something called as rejection of offer. Offer can be lapsed even due to a case of expiry of certain time limits. फिर आता था proper acceptance. The word acceptance was defined under section number 2, subsection B. अच्छा, प्रॉमिस के लिए भी टू बी था, एक्सेप्टेंस के लिए भी टू बी था, बिकॉज वेन एवर एन ऑफर गेट्स एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B एंड प्रॉमिस इज ऑल्सो डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2B। हमें एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर एक्सेप्टेंस। तो रूल नंबर 1, एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस के दौरान कोई भी प्रकार का टर्म्स एंड कंडीशंस चलेगा नहीं, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस के टाइम पे अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस डाल देते हो तो इट रिजल्ट्स इनटू समथिंग कॉल्ड एज अ काउंटर ऑफर wherein the original offer gets cancelled. तो ए ऑफरी तो जब भी किसी को एक्सेप्टेंस देगा दैट एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल। रूल नंबर 2, द इंटेंशन मस्ट बी टू क्रिएट लीगल रिलेशन। द इंटेंशन मस्ट बी टू क्रिएट लीगल रिलेशन। सो एक्सेप्टेंस जब भी दिया जाएगा तो इट शुड बी गिवन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन? नो, इट शुड बी गिवन आउट ऑफ एन इंटेंशन टू क्रिएट legal relationship. Sir, is it necessary to communicate an acceptance? Yes, acceptance का communication होना चाहिए. But wait, there was one exceptional cases that was in case of a general offer. जनरल ऑफर में अगर किसी ने एक्सेप्टेंस दिया है तो उस एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने का जरूरत नहीं है। सो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड ओनली इन केस ऑफ अ जनरल ऑफर। याद करो ना, एक केस स्टडी किया था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स एंड कंपनी। एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अगर एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मैनर में है तो बेस्ट है, इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। बट अगर वो बाय चांस प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं है तो ऑफरर के पास दो ऑप्शन है। Either the offerer can accept that acceptance which was not in a prescribed manner, or he can reject the acceptance which was not in a prescribed manner. अगर ऑफरर ने एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर दिया है तो ऑफरर नाउ नीड्स टू कम्युनिकेट दिस थिंग टू द ऑफरी।
then the offeree will send an acceptance in a prescribed mode, then it is a valid acceptance. But he does not send the acceptance in a prescribed mode, then it will be considered as an invalid acceptance. Acceptance should be given within a specified time limit or within a reasonable time limit. मतलब ए ऑफरी जब भी तो किसी को एक्सेप्टेंस देगा, दैट एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन विद इन अ टाइम लिमिट गिवन इनसाइड द ऑफर. अगर बाई चांस कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया था, तो इन दैट केस द एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम. एक्सेप्टेंस मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनेट. मतलब आपका एक्सेप्टेंस सुनने के बाद ऑफरर के माइंड में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क आना चाहिए नहीं. एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. जिसमें हम लोग ने एक केस स्टडी किया था, याद करो ना, ड्राई क्लीनर्स वाले का केस स्टडी था, दैट इज लिली वाइट वर्सेस मनोर. तो इन दैट केस स्टडी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि ड्राई क्लीनर वाले ने जब कपड़ा एक्सेप्ट किया था फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पस, तो उसने एक रिसिप्ट दे दिया था जिसमें लिखा था कि अगर बाई चांस ड्राई क्लीनिंग के टाइम पे अगर हमारे से कपड़ा गुम हो जाता है, तो वी विल बी लायबल टू पे यू 15% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स. वो रिसिप्ट में लिखा था. अब सामने जो बंदा था उसने वो रिसिप्ट तो ले लिया, बट उसने वो कंडीशंस पढ़ा या नहीं पढ़ा मालूम नहीं है, बट इट इज इम्प्लाइड. बिकॉज उसने जब रिसिप्ट लिया उसने कोई प्रकार का आर्ग्यूमेंट किया नहीं था, उसने कोई प्रकार का प्रोटेस्ट दिखाया नहीं था. तो उस केस में इट वॉज एन एक्सेप्टेंस विच वॉज कॉल्ड एज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. फिर याद करो ना, हम लोग ने सर विलियम एंसन का एक स्टेटमेंट पढ़ा था. सर विलियम एंसन ने क्या बोला था, एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर इज जस्ट लाइक अ लाइटेड मैच स्टिक टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर. मतलब जिस प्रकार अगर एक ट्रेन ऑफ गन पाउडर जा रहा है, उसके ऊपर हम लोग ने जली हुई माचिस की तीली डाल दी, तो कहने से पूरा का पूरा ट्रेन एक्सप्लोड हो जाएगा. तो इन अ सिमिलर वे, एक बार अगर एक ऑफर है एंड अगर उसके ऊपर एक्सेप्टेंस आ गया ना, तो खलास, द लीगल रिलेशनशिप कम्स इनटू पिक्चर, द कॉन्ट्रैक्ट विल स्टार्ट गेटिंग फॉर्म्ड. अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट से बचना चाहते हो तो ऑफर आप रिवोक कर सकते थे, बट बिफोर द एक्सेप्टेंस हैड कम. तो ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था इन अवर प्रीवियस लेक्चर हम लोग ने कुछ 5-5.5 घंटे का पढ़ा था, और उसको हम लोग ने रिवाइज कर दिया विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 26 मिनट्स. आज हम लोग आगे पढ़ेंगे विद अ टॉपिक कॉल्ड एज कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. So let us begin the next concept, which says about communication and revocation of offer and acceptance of offer. टॉपिक का नाम क्या है? कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर. Is it necessary to communicate an offer? Yes, sir. Is it necessary to communicate acceptance? Yes, sir. अच्छा, एक बार अगर मैंने ऑफर कम्युनिकेट कर दिया, तो मैं मेरा ऑफर रिवोक कर सकता है? हाँ जी, बट विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. उस रूल को हम यहाँ पे पढ़ेंगे. वैसे ही अगर ऑफर री ने एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो एक्सेप्टेंस वो रिवोक कर सकता है, बट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट. उसका भी रूल हम लोग यहाँ पे पढ़ेगा. तो वंस द ऑफरर हैज गिवन द ऑफर, he has to communicate the offer. In a similar way, when the offeree has given the acceptance, he has to communicate his acceptance to the offerer. Once the offer is communicated, yes, the offerer can revoke his offer. In a similar way, offeree can also revoke his acceptance. But within certain time limits, उस time limits को हम लोग यहाँ पे पढ़ेगा. So topic का नाम क्या है? Communication and revocation of offer and acceptance of offer. Communication का मतलब होता है बताना. रिवोकेशन का मतलब होता है विड्रॉ करना, टू टेक बैक. अगर ऑफरर ऑफर देता है तो वो अपना ऑफर विड्रॉ भी कर सकता है. इन अ सिमिलर वे, अगर ऑफरी एक्सेप्टेंस देता है तो ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस विड्रॉ भी कर सकता है. उसके लिए कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हमें पढ़ना है. दिस एंटायर कंसेप्ट विल बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. यहाँ पर एग्जाम्पल की शुरुआत ऐसे होती है. 1 जनवरी को मिस्टर एक्स ने एक ऑफर लेटर मिस्टर वाई को दिया है. किसने किसको ऑफर दिया है? एक्स ने वाई को ऑफर दिया है. तो हु इज द ऑफरर? मिस्टर एक्स इज द ऑफरर. एंड हु इज द ऑफरी? मिस्टर वाई इज द ऑफरी. अच्छा, ये ऑफर लेटर मिस्टर एक्स ने 1 जनवरी को पोस्ट तो कर दिया,
बट ये ऑफर लेटर मिस्टर वाई को कब मिला? द ऑफर लेटर वॉज रिसीव्ड बाय मिस्टर वाई ऑन 3rd January. See, on 1st January, offerer gave an offer to offeree. On 3rd January, offeree got the knowledge of that offer. See, on 3rd January, Mr. Y receives the offer letter. Y को ऑफर लेटर मिला, उसने ऑफर पढ़ा, उसको ऑफर का नॉलेज आया. 3rd January को ऑफर का नॉलेज तो आ गया. वाई सोच रहा है ऑफर को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं. फाइनली वाई ने डिसीजन लिया ऑन 5th January एंड वाई ने एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा. So the offeree has sent a letter of acceptance to the offerer on 5th January. अब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर को मिला on 7th January. On 7th January, offerer Mr. X receives the letter of acceptance from offeree Mr. Y. तो यहाँ पर ये 4 डेट्स के साथ हमें खेलना है. That is 1st January, 3rd January, 5th January and 7th January. 1st January को क्या हुआ? ऑफरर ने ऑफर दिया. 3rd January को ऑफररी को ऑफर का नॉलेज आया. 5th January को ऑफररी ने एक्सेप्टेंस भेजा. 7th January को ऑफरर को एक्सेप्टेंस का नॉलेज मिला. With this example, we have to see these 5 questions. अगर ये 5 questions के concept को अगर आप समझ लेते हो, if you understand the concept of these 5 questions, then this entire topic becomes easier for you. So सबसे पहला question आता है, when does communication of offer gets completed? Question क्या है? When does communication of offer gets completed? Communication of offer gets completed when the offerer, communication of offer gets completed when the offeree gets the knowledge of offer. अगर ऑफररी को ऑफर का नॉलेज आया तो उसी वक्त हम बोल सकता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर खत्म हो चुका है. So communication of offer gets completed when the offeree gets the knowledge of offer. When the offeree gets the knowledge of offer. So over here, question number 1, communication of offer कब खत्म होता है? रूल क्या बोलता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तब होता है जब ऑफर का नॉलेज ऑफररी को मिलता है. इन माय एग्जांपल, ऑफर का नॉलेज ऑफररी को कब मिला? क्या उसको 1st January को मिला? नहीं, ऑफररी को ऑफर का नॉलेज मिला ऑन 3rd January. देखो ना, ऑन 3rd January द ऑफररी हैज रिसीव्ड द ऑफर लेटर. उसने ऑफर लेटर पढ़ा भी रहेगा ऑन 3rd January. तो ऑफररी को ऑफर का नॉलेज कब मिला? 3rd January को. तो communication of offer gets completed on which date? Communication of offer gets completed on 3rd January. That is the day when the offeree has got the knowledge of offer. Second question. Second question क्या बोलता है? When does communication of offer gets completed as against offerer? Second question क्या बोलता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ऑफरर के लिए कब खत्म होता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड फॉर एन ऑफरर व्हेन द ऑफररी हैज पुट द एक्सेप्टेंस इनटू ट्रांसमिशन. अगर ऑफररी ने एक बार एक्सेप्टेंस भेज दिया ना, तो भैया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ऑफरर के लिए खत्म हो गया, क्योंकि एक बार एक्सेप्टेंस भेज दिया गया है तो अभी वो ऑफरर अपना ऑफर रिवोक कर सकता नहीं है. सी हाउ सिंपल इट इज. सी, अगर मैंने किसी को ऑफर दिया, वो ऑफर मैंने कम्युनिकेट कर लिया, उसके भेजे में भी आ गया, उसको ऑफर का नॉलेज भी आ गया, बट अभी तक उसने एक्सेप्टेंस दिया नहीं है, तो कैन आई रिवोक माई ऑफर? यस. बट अगर मैंने ऑफर दे दिया, उसके नॉलेज में आ चुका है, उसने एक्सेप्टेंस भेजा, he has put the acceptance into transmission now. Now can I revoke my offer? No, because the person to whom the offer was made has already given his acceptance. He has put the acceptance into transmission. उसने acceptance भेज दिया, तो अब मैं मेरा ऑफर रिवोक कर सकता नहीं है. So, यहां पर ऑफरर का गेम खत्म हो जाता है.
ऑफरर का गेम खत्म कब हो जाता है? जब ऑफरी ने एक्सेप्टेंस भेज दिया है, एंड इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑफरी टू स्टॉप दैट एक्सेप्टेंस। एक बार ऑफरी ने एक्सेप्टेंस भेज दिया, फिर वो ऑफरी खुद उस एक्सेप्टेंस को रोक सकता नहीं है, तो ऑफरर के लिए गेम ओवर हो जाता है। ओवर हियर क्वेश्चन क्या है? व्हेन डज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरर? ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर खत्म कब होता है? ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर खत्म तब होता है जब ऑफरी ने एक्सेप्टेंस भेजा, एंड ऐसा भेजा कि ऑफरी खुद अपना एक्सेप्टेंस अभी रोक सकता नहीं है। अपने एग्जाम्पल में ऑफरी ने एक्सेप्टेंस कब भेजा? देखो ना, ऑफरी ने एक्सेप्टेंस भेजा ऑन 5th January. So on 5th January, the moment the letter of acceptance has been posted, now the communication of offer for an offerer gets completed. For example, Mr. Y ने ये letter of acceptance पोस्ट किया दोपहर को 12 बजे। तो क्या ऑफरर मिस्टर एक्स अपना ऑफर लेटर 5th जनवरी सुबह 11 बजे रिवोक कर सकता था? हाँ। सुबह 11:30 बजे रिवोक कर सकता था? हाँ। बट अगर एक बार वाई ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट ऑफिस के डब्बे में डाल दिया, फिर खलास ना, अभी एक्स अपना ऑफर लेटर रिवोक कर सकता नहीं है, बिकॉज द ऑफरी हैज ऑलरेडी transmitted the acceptance. He has already put the letter of acceptance into transmission. उसने अपना acceptance भेज दिया है। over here communication of offer offerer के लिए कब खत्म होएगा? जब डैश ने डैश कर दिया है, ऑफरी ने एक्सेप्टेंस ट्रांसमिट कर दिया है, एंड इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑफरी टू स्टॉप दैट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। देखो, जब मैं बोलूंगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, जब मैं बोलूंगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर खत्म कब होता है? जनरल क्वेश्चन पूछा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर खत्म कब होता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड व्हेन द ऑफर रीचेस टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। ऑफरी के अगर नॉलेज में, ऑफरी के अगर नॉलेज में ऑफर आ गया तो खलास हो गया। सो वंस द ऑफरी गेट्स द नॉलेज ऑफ ऑफर, once the offeree gets the knowledge of offer, तो in that case communication of offer gets completed. बट फिर मैंने आपको बोला कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ऑफरर के लिए कब खत्म होता है? एंड फिर मेरा थर्ड क्वेश्चन आएगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ऑफरी के लिए कब खत्म होता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ऑफरर के लिए तब खत्म होता है जब ऑफरी puts the acceptance into transmission. Offeree puts the acceptance into transmission, and he himself cannot stop the transmission. एक बार ऑफरी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, फिर ऑफरी खुद उस एक्सेप्टेंस को रोक सकता नहीं है। अपने एग्जांपल में ऑफरी ने कब भेजा एक्सेप्टेंस? ऑफरी ने एक्सेप्टेंस भेजा ऑन 5th January। तो भैया ऑन 5th January communication of offer gets completed as against offerer. Third question, communication of offer gets completed as against offeree. When does communication of offer gets completed as against offeree? ऑफरी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तब खत्म होता है जब ऑफरर, जब ऑफरर गेट्स द नॉलेज, offerer gets the knowledge of acceptance। जब ऑफरर को एक्सेप्टेंस का नॉलेज मिलता है, तब जाकर ऑफरी के लिए पूरा काम खत्म होता है। देखो, यहाँ पर 1st जनवरी को ऑफरर ने ऑफर भेजा, जिसका नॉलेज 3rd जनवरी को ऑफरी के पास गया। फिर ऑफरी ने एक्सेप्टेंस भेजा। अब क्या ऑफरर अपना ऑफर रिवोक कर सकता है? नहीं। तो भैया ऑफरर का गेम ओवर हो जाता है जब ऑफरी
पुट्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इनटू ट्रांसमिशन। अब ऑफरी ने एक्सेप्टेंस भेजा जो ऑफरर को मिला ऑन 7th January. Now can offeree revoke his acceptance? No. He cannot revoke his acceptance because once his acceptance reaches to the knowledge of offerer, the contract gets entered into. Because दोनों के बीच में एक legal relationship चालू हो जाएगा. Because once the offer has been accepted, it becomes into a promise associated with a consideration. There will be an agreement, and if that agreement is made with a legal intention, it is enforceable by law. It becomes a contract. तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ऑफरी के लिए खत्म कब होता है? जब डैश को डैश का डैश मिलता है, जब ऑफरर को एक्सेप्टेंस का नॉलेज मिलता है। इन माय एग्जांपल ऑफरर को एक्सेप्टेंस का नॉलेज कब मिला? ऑफरर को एक्सेप्टेंस का नॉलेज मिला ऑन 7th January. So when does communication of offer gets completed as against offeree? It gets completed as against offeree on 7th January. 7 जनवरी को फॉर एग्जाम्पल ऑफरर एक्स को ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला 6 बजे, शाम को 6 बजे, बट उसने वो लेटर पढ़ा शाम को 7 बजे। पढ़ा कभी? 7 बजे। तो ऑफरर को नॉलेज कब आया है? 6 बजे या 7 बजे? ऑफरर के भेजे में एक्सेप्टेंस कब पहुंचा? 7 बजे। सो ही गॉट द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस एट इवनिंग 7 o'clock. तो क्या अभी 7:30 बजे शाम वाई अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है? नहीं, बिकॉज अगर वाई अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करने जाएगा तो ऑफरर क्या बोलेगा? अरे यार वाई, तेरा एक्सेप्टेंस तो मेरे माइंड में आ चुका है और मेरे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो once the acceptance reaches to the knowledge of offerer, once the acceptance reaches to the knowledge of offerer, now offeree cannot revoke his acceptance. अच्छा, अगर यही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 6 बजे पहुंचा, 6:02 को वाई ने एक्स को फोन किया कि मुझे मेरा एक्सेप्टेंस रिवोक करना है। एक्स बोला ठीक है कर दे, क्योंकि मैंने अभी तक तेरा लेटर पढ़ा नहीं, मुझे मालूम नहीं तेरे लेटर में क्या लिखा है। मेरे घर पे सिर्फ लेटर आया है, मेरे माइंड तक अभी तक तेरे लेटर का नॉलेज आया नहीं है। अब लेटर के अंदर तूने क्या लिखा हो मेरा भी माइंड तक आया नहीं है। तो अभी कैन मिस्टर वाई रिवोक हिज एक्सेप्टेंस? यस, बिकॉज ही हैज नॉट गॉट, ही मतलब ऑफरर हैज नॉट गॉट द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस। उसको नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस कब मिला? जब वो लेटर खुल के पढ़ेगा। दैट इज इन माई एग्जाम्पल, इट इज एट इवनिंग 7 o'clock. सो ओवर हियर अगर ऑफर री को अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना होता है तो वो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कब कर सकता है? बिफोर द एक्सेप्टेंस रीचेस टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर कि आफ्टर द एक्सेप्टेंस रीचेस टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर? बिफोर द एक्सेप्टेंस रीचेस टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। तो ओवर हियर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर री के लिए कब खत्म होता है? जब ऑफरर गेट्स द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट इज ऑन 7th January. आर यू श्योर? चल, ऑफर कौन देता है? ऑफरर। अगर ऑफरर ने ऑफर दिया है तो कैन एन ऑफरर रिवोक हिज ऑफर? यस। बाय विच डेट रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी डन? हु कैन रिवोक एन ऑफर? ऑफरर। वो अपना ऑफर रिवोक कब कर सकता है? एनी टाइम, बट बिफोर द ऑफरी हैज गिवन एन एक्सेप्टेंस। अगर एक बार ऑफर ने एक्सेप्टेंस भेज दिया फिर ऑफरर अपना ऑफर रिवोक कर सकता नहीं है। चल, ऑफरर ने ऑफर कब दिया था? 1 जनवरी को। अच्छा, ऑफर ने एक्सेप्टेंस कब दिया था? 5 जनवरी को। तो क्या ऑफरर अपना ऑफर फर्स्ट को ही रिवोक कर सकता है? यस। सेकंड को यस, थर्ड को यस, फोर्थ को भी यस, फिफ्थ को भी कर सकता है, बट बिफोर 12 o'clock, दैट इज बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू ट्रांसमिशन। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी डन बाय एन ऑफरर एनी टाइम on or before 5th January. That is before the acceptance is been put into transmission. अगर एक बार acceptance transmit कर दिया, एक बार acceptance transmit कर दिया, फिर तो भैया यहाँ पर तेरा acceptance उसके पास जाने ही वाला है। तो भैया अभी ऑफरर अपना ऑफर रिवोक कर सकता नहीं है। तो कैन एन ऑफरर रिवोक हिज ऑफर? यस, बट only before the acceptance is put into transmission. एक बार acceptance transmit कर दिया है फिर ऑफरर अपना ऑफर रिवोक कर सकता
नहीं है। आर यू श्योर? अच्छा, तो इन अ सिमिलर वे, बाय विच डेट रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी डन? अच्छा, एक्सेप्टेंस कौन देता है? ऑफरी। ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कब कर सकता है? एक्सेप्टेंस अपना ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कब कर सकता है? दैट इज बिफोर द एक्सेप्टेंस रीचेस टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। अगर एक बार ऑफरी ने एक्सेप्टेंस भेज दिया है तो वो रिवोक कर सकता है, बट अगर वो एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ गया ना, फिर वो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता नहीं है। इन माय एग्जांपल, ऑफरी ने एक्सेप्टेंस कब भेजा? 5th को, जो ऑफरर को मिला 7 जनवरी। फॉर एग्जाम्पल, ऑफरर को नॉलेज मिला शाम को 6 बजे, तो कैन ऑफरी revoke that letter of acceptance on 5th? Yes. On 6th? Yes. On 7th? Yes. But before 6 p.m. So, who can revoke acceptance? Acceptance can be revoked by offeree, but he can revoke his acceptance on or before 7th January. That is, before the acceptance reaches to the knowledge of offerer. एक बार अगर ऑफरर को एक्सेप्टेंस का नॉलेज आ गया तो गेम उधर ही खत्म हो जाता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाता है। देखना, ऑफरर के माइंड में ऑलरेडी ऑफर था, अब उसके माइंड में एक्सेप्टेंस भी आ गया, तो कहना है इसे इन अ स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो ही जाएगा। तो अगर एक ऑफर री को अपना ऑफर आई एम सॉरी अगर एक ऑफरी को अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना होता है, तो ऑफरी कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस, ऑफरी कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एनी टाइम, बट बिफोर द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस टू द ऑफरर। एक बार ऑफरर के भेजे में एक्सेप्टेंस पहुंच गया, फिर ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता नहीं है। चल, इन माय एग्जांपल आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ऑफरी ने एक्सेप्टेंस 5 जनवरी को भेजा, लेटर 1 उसने एक्सेप्टेंस भेजा। उसी 5 जनवरी को उसको लगा कि नहीं 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 नहीं, मुझे मेरा अभी एक्सेप्टेंस रिवोक करना है, तो उसने 5 जनवरी को लेटर नंबर 2 भी भेजा। लेटर नंबर 1 वाज अबाउट समथिंग कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस, एंड लेटर नंबर 2 इज समथिंग अबाउट रिवोकेशन। अब ये दोनों का दोनों लेटर ऑफरर के घर पे 7 जनवरी को पहुंचा। If both the letter reaches simultaneously to the offerer, then what will be taken into picture? What will be taken into consideration? तो लॉ बोलता है the letter will be taken into consideration which letter he opens first. अगर ऑफरर ने सबसे पहले लेटर 1 खोल दिया तो एक्सेप्टेंस विल बी वैलिड, रिवोकेशन विल बी इनवैलिड। बट अगर बाय चांस ऑफरर ने सबसे पहले लेटर नंबर 2 खोल दिया तो रिवोकेशन विल बी कंसीडर्ड एंड एक्सेप्टेंस विल बी इनवैलिड। So, on 5th January, if the offeree has sent both the letters simultaneously, letter 1 he has given an acceptance, after 2 hours he wants to revoke that acceptance, तो उसने letter number 2 revocation का भेज दिया, and both the letters reaches simultaneously to the offerer, then what should be taken into picture? Then the answer is, it depends upon which लेटर द ऑफरर रीच फर्स्ट। मतलब उसने सबसे पहले कौन सी चीज का नॉलेज लिया? ऑफरर मिस्टर एक्स ने अगर सबसे पहले लेटर 1 का नॉलेज लिया तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, बट अगर उसने सबसे पहले लेटर 2 का नॉलेज लिया तो रिवोकेशन हो जाएगा। आर यू श्योर? सो ओवर हियर दिस वाज योर एंटायर कांसेप्ट टुवर्ड्स अ टॉपिक कॉल्ड एज कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ओवर हियर वापस से, अगर मैं बोलता हूं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर खत्म कब होता है, फास्ट एकदम कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। व्हेन डज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड व्हेन द नॉलेज ऑफ ऑफर रीचेस टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। अगर ऑफर का नॉलेज ऑफरी को मिला तो खलास, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर खत्म हो चुका है। व्हेन डज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरर? ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर खत्म कब होता है? व्हेन ऑफरी puts the letter of acceptance into transmission. अगर एक बार ऑफरी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डाल दिया एंड इट इज बियॉन्ड हिज पावर, इट इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल टू स्टॉप दैट एक्सेप्टेंस टू रीच टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, तो खलास हो गया। अभी ऑफरी ने एक बार एक्सेप्टेंस भेज दिया ना, तो अभी ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर खत्म हो चुका है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ऑफरी के लिए कब खत्म होता है? जब ऑफरर को जब ऑफरर को जब ऑफरर को इसका नॉलेज मिलता है।
किसका नॉलेज मिलता है? एक्सेप्टेंस का नॉलेज मिलता है। अच्छा, कैन रिवोक ऑफर? ऑफरर। व्हेन कैन ही रिवोक द ऑफर? ही कैन रिवोक द ऑफर एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू ट्रांसमिशन। अगर एक बार ऑफर ने एक्सेप्टेंस भेज दिया, फिर ऑफरर अपना ऑफर रिवोक कर सकता नहीं है। अच्छा, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब हो सकता है? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी डन बाय एन ऑफरी, but he can revoke his acceptance anytime before the acceptance reaches to the knowledge of offerer. Once the knowledge of acceptance reaches to the offerer, he cannot revoke his acceptance. अगर by chance offerer के घर पे letter of acceptance and letter of revocation simultaneously पहुंचा है, तो it depends upon which letter the offerer reads first. What knowledge he gets first. If he gets the knowledge of acceptance, then acceptance will be valid. But if he gets the knowledge of revocation, then revocation will be considered as valid. So it's just like a simple WhatsApp messages which we send. अगर एक बार मैंने आपको WhatsApp पे हाई भेज दिया, मेरे यहाँ पे डबल टिक आ गया है, मेरे यहाँ पे डबल टिक आ गया है, तो कहने से वो मैसेज आपको पहुंच गया है। नाउ कैन आई स्टॉप दैट मैसेज इनटू ट्रांसमिशन? नहीं। अगर मैं वो मैसेज डिलीट भी करेगा तो आपको नोटिफिकेशन को आएगा ना कि कुणाल सर हैज डिलीटेड सम मैसेजेस। तो एक बार अगर मैंने आपको व्हाट्सएप पे हाई भेजा, डबल टिक आ चुका है, मैं मेरा हाई रिवोक कर सकता नहीं है। अच्छा, अगर बाई चांस वो हाई लिखने के बाद डबल टिक भी आया, ब्लू टिक मार्क भी आ गया, मतलब कहने से आपको नॉलेज भी आ गया है, अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो मैसेज डिलीट कर सकूं, बिकॉज आपने वो मैसेज पढ़ लिया है। समझ रहे हो ना? तो इन अ सिमिलर वे, अगर आपने मुझे रिप्लाई कर दिया, आपने मुझे मेरे हाई का रिप्लाई कर दिया, तो आपने अभी सिर्फ टाइपिंग किया है, फिर आपने सोचा नहीं 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 कुणाल सर को इतना भाव नहीं देने का, आपने अपना मैसेज डिलीट कर दिया, चलेगा ना? क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ टाइपिंग किया था, मेरे को मैसेज सेंड किया नहीं था। बट अगर आपने मैसेज सेंड कर दिया, आपको डबल टिक आ चुका है, आपको भी ब्लू टिक आ चुका है, मतलब आपका मैसेज मेरे माइंड में आ चुका है, मतलब मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। अब क्या आप अपना वो मैसेज डिलीट कर सकते हो? नहीं, बिकॉज द नॉलेज इज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय मी। Are you understanding? So this was your entire concept towards a topic called as communication and revocation of offer and acceptance. सर अगर प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीजें फोन पे होता तो? देखो, जनरली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स फोन पे बना देता है, तो भैया रूल्स विल रिमेन द सेम। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का सारा रूल सेम रहेगा। बट सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया जब तुम फोन पे बात कर रहा था, तब एक दूसरे का वॉइस क्लियर था या नहीं था, कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं था। एंड अच्छा, ऑफर री का ड्यूटी बनता है कि जब भी वो एक्सेप्टेंस भेजेगा ना, तो उसका एक्सेप्टेंस ऑफरर को मिला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे को फोन पे पूछा कि सर वुड यू लाइक टू सेल योर हाउस टू मी फॉर ₹10 करोड़। तूने पूछ लिया, मैंने सुन लिया, मैंने यस बोला, और बीच में फोन डिस्कनेक्ट हो गया। देयर वाज अ डिस्टर्बेंस एंड द फोन गॉट डिस्कनेक्टेड। मैंने यस बोल दिया, बट वो यस अब तक पहुंचा नहीं है। तो इट इज माई ड्यूटी कि मैं आपको वापस से कॉल बैक करेगा और मैं आपको बोलेगा कि मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया है, डिस्टर्बेंस था, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। सी द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस शुड रीच टू द ऑफरर, तो ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। अगर ऑफरर को एक्सेप्टेंस का नॉलेज ही नहीं मिला है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं है। जनरली हम लोग टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट्स को मानता नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स। जनरली वी ऑलवेज एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज ऑन अ रिटर्न फॉर्मेट। फिर भी पोर्शन में था, उसके लिए आपके साथ ये डिस्कस करना पड़ा। सो दिस वाज योर एंटायर कंसेप्ट टुवर्ड्स communication and revocation of offer and acceptance of offer. So we have completed the three important points, that is proper offer, proper acceptance, intention to create legal relations, and we have also completed a topic called as communication and revocation of offer and acceptance of offer. Let us now begin the next point, that is point number D, that is capacity of a party to enter into a contract. देख भैया, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए है ना, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव अ कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब रास्ते का कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर नहीं सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए यू नीड टू बी अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट इनफ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यू मस्ट बी अ पर्सन हु हैज गॉट अ कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो पॉइंट नंबर डी, कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। Who are the parties in a contract? The parties in a contract are promisor and a promisee. So over here, both the parties, that is promisor as well as a promisee, both the parties should have a capacity to enter into a contract. यहाँ पर if any one of the parties having a capacity, another party does not have a capacity to enter into a contract, then such things will never ever turn out into a valid contract.
सी प्रैक्टिकल लाइफ में वी वांट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वी नीड टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 10. सेक्शन नंबर 10 का वन ऑफ द प्रोविजन सेज कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सो लेट अस बिगिन द जर्नी फॉर सेक्शन नंबर डी, that is capacity of a party to enter into a contract. Capacity of a party to enter into a contract is given under section number 11 of Indian Contract Act 1872. Section number 11 of Indian Contract Act 1872 says that the person should be having a capacity to enter into a contract. That is, the parties to the contract must be competent enough to enter into a contract. What do you mean by competency? Competency means both the parties over here should be of the age of majority, both the parties should be of sound mind, and both the parties should not be disqualified by law to enter into a contract. अगर ये तीनों का तीन कंडीशंस फुलफिल किया, अगर ये तीनों का तीन कंडीशंस फुलफिल किया, then only you are a person who is having a capacity to enter into a contract. तो ये तीनों का तीन कंडीशन फुलफिल करने के लिए क्या ऐसे तीनों के बीच में वर्ड एंड लिखा जाएगा? सेक्शन नंबर 11 का प्रोविजन फुलफिल कौन करेगा? एनी वन ऑफ द पार्टीज के बोथ द पार्टीज, बोथ द पार्टीज. एंड हु आर द पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट? इट इज अ प्रोमिसर एंड अ प्रोमिसी. So the provision of section number 11, the provision of section number 11 shall be fulfilled by a promisor as well as a promisee. It is the promisor as well as the promisee who shall always and always fulfill the provisions of section number 11. Promisor should be of the age of majority, he should be of sound mind, and he should be a person not disqualified by law to enter into a contract. In a similar way, promisee should also be a person who is of the age of majority, who is of sound mind, and he is a person who should not be disqualified by law to enter into a contract. देखो ना, यहाँ पे प्रोविजन क्या लिखा है? पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल टर्म में लिख दूं तो कैन आई से द पर्सन शुड बी क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. The person should be qualified by law to enter into a contract. जब मैं बोलूं नॉट डिस्क्वालिफाइड, तो नॉट डिस्क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? ही शुड बी क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये तीनों का तीन कंडीशन बोथ द पार्टीज सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ही उन दोनों पार्टीज के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है. व्हाट आर द कंडीशंस? बोथ द पार्टीज शुड बी ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, both the parties should be of sound mind, and both the parties should not be disqualified by law to enter into a contract. That is, both the parties should be qualified by law to enter into a contract. अगर ये तीनों का तीन कंडीशंस फुलफिल किया है तो ही you are considered as a competent person. You are considered as a person who is competent enough to enter into a contract. तो अगर आपको किसी ने पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो बाल नहीं खुजाने का. कॉम्पिटेंसी के बारे में पूछा है तो यू नीड टू डिफाइन सेक्शन नंबर 11. सेक्शन नंबर 11 speaks about competency of a party to enter into a contract. If I ask Karthik, are you competent enough to enter into a contract? Karthik सोच रहा है competent मतलब I should be of the age of majority, I should be of sound mind, and I should be a person who is qualified by law to enter into a contract.
अगर ये तीनों के तीन क्वेश्चन का आंसर अगर यस आ रहा है तो कार्तिक इज अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट इनफ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. Let us speak about myself. मैं कुणाल शाह. My age is 29 years old. Am I of the age of majority? Yes. Am I of sound mind? मैं क्या पागल है क्या? नहीं. Am I of sound mind? Yes. Am I a qualified person to enter into a contract? Disqualified by law to enter into a contract? I am a person who is qualified by law to enter into a contract. तो क्या मैंने ये तीनों का तीन कंडीशंस फुलफिल किया? हाँ जी. सर क्या कार्तिक ने तीनों का तीन कंडीशंस फुलफिल किया? हाँ जी. तो सर क्या कुणाल एंड कार्तिक के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? Yes, yes, because both the parties are fulfilling the provisions of section number 11, that is competency of a party to enter into a contract. भैया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए यू मस्ट बी अ पर्सन हु इज हैविंग अ कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. रस्ते का कोई भी ऐरा गहरा नथु गहरा कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पर्सन ओवर हियर कॉल्ड एज पिंकी. पिंकी इज हैविंग एन एज ऑफ 6 years. जब मैंने बोला कि पिंकी का उम्र 6 साल का है तो कहने से पिंकी इज अ पर्सन कंसिडर टू बी अ माइनर. क्या तुम एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं, बिकॉज दैट गर्ल पिंकी इज नॉट फुलफिलिंग द प्रोविजन नंबर 1, दैट इज एज ऑफ मेजोरिटी. फॉर एग्जाम्पल देर इज अनदर पर्सन ओवर हियर, देर इज अनदर पर्सन ओवर हियर कॉल्ड एज गाँव वाला. देर इज अनदर पर्सन ओवर हियर कॉल्ड एज गाँव वाला हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड. उसके पास दिमाग ही नहीं है, मतलब वो है एक प्रकार का ड्रंकर्ड है या तो वो एक प्रकार का इडियट है. He is a person who is not able to understand the terms of the contract. तो क्या तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर पाओगे? नहीं, because that person is not fulfilling provision number 2, that is sound mind. For example, you are a person called as an insolvent person. तो अगर आप इंसॉल्वेंट होते हो तो इंसॉल्वेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. इंसॉल्वेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप इंसॉल्वेंट हो तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर पाओगे? नहीं, बिकॉज यू आर अ पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो ओवर ईयर ओवर ईयर ओवर ईयर ये तीनों का तीन कंडीशन जब तक फिल नहीं होएगा तब तक तुम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता नहीं है. और ये तीनों का तीन कंडीशंस फुलफिल भी कौन करेगा? बोथ द पार्टीज, दैट इज प्रोमिसर एज वेल एज प्रोमिसी. So both the parties should be of sound mind, both the parties should be of the age of majority, and both the parties should not be disqualified by law to enter into a contract. That is, both the parties should be qualified by law to enter into a contract. अगर ये तीनों का तीन conditions fulfill किया है तो you are a person considered as a competent person. You are a person considered as a competent person to enter into a contract. सर अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल नहीं किया तो यू आर इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. भैया हम इनकॉम्पिटेंट लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंसी होना ही चाहिए. तो कैन आई से सेक्शन नंबर 11 इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सेक्शन नंबर 10. सेक्शन नंबर 10 क्या था? असेंशियलिटीज ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Essentialities में there are total 8 essentiality, जिसमें number 4th is capacity of a party to enter into a contract. ये मैंने plain English language में लिखा है. इसको legal words में बोलूंगा तो competency of a party to enter into a contract, and competence is nothing but section number 11. Section number 11 is one of the condition required for section number 10. अब सेक्शन नंबर 11 में टोटल कितना कंडीशन दिया है? तीन कंडीशन दिया है. एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड एंड द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये तीनों का तीन कंडीशंस हम लोग पढ़ेगा. देखो कंडीशन नंबर 1 एज ऑफ मेजोरिटी, कंडीशन नंबर 2 साउंड माइंड एंड कंडीशन नंबर 3 पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये तीनों के तीन कंसेप्ट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेगा अब भी का भी. अगर ये तीनों का तीन पॉइंट आपको समझ में आ गया मतलब यू आर अ पर्सन who understands something called as competency of a party to enter into a contract, which is one of the essentiality to enter into a valid contract. Are you sure? So let us begin the very first condition, that is age of majority. What do you mean by age of majority? जब मैं बोलूँ age of majority तो age of majority is an age which is defined under Indian Majority Act 1875. एज ऑफ मेजोरिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक अलग से एक्ट है जिसका नाम है इंडियन मेजोरिटी एक्ट
1875। इस एक्ट के मुताबिक एनी पर्सन हैविंग एन एज of 18 or more than 18, then that person is called as a person having an age of majority. If you are a person having an age lesser than 18, then you are a person considered to be a minor. एक माइनर के साथ हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता नहीं है. अ माइनर इज अ पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. So any person having an age lesser than 18, then that person cannot enter into a contract because that person is a minor and he is not able to fulfill the very first condition required under section number 11, wherein section number 11 itself is one of the condition for section number 10. तो भैया क्या तुम एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो? नहीं, बिकॉज वो माइनर सेक्शन नंबर 11 के कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल करता नहीं है. एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 11, both the parties to a contract, both the parties who are entering into a contract must be of age of majority. That is, both the parties should be of an age which is 18 or more than 18. Any person having an age less than 18 years, then such person is called as an minor, and a minor is not allowed to enter into a contract. What is the age of majority? Age of majority is an age defined under Indian Majority Act 1875. Are you sure? तो क्या तुम एक माइनर के साथ कभी भी कोई प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं, माइनर के साथ तुम कभी भी कोई प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है नहीं हो. अरे कॉन्ट्रैक्ट तो दूर का बात है, लॉ बोलता है कि तुम माइनर के साथ अग्रीमेंट भी नहीं करने का. कॉन्ट्रैक्ट तो दूर का बात है, तुम एक माइनर के साथ कभी भी कोई प्रकार का अग्रीमेंट भी नहीं कर सकता है. एन अग्रीमेंट विद अ माइनर, एन अग्रीमेंट विद अ माइनर इज कंसिडर्ड एज वॉइड एब इनिशियो. वापस से लॉ बोलता है कि तुम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. कॉन्ट्रैक्ट तो दूर का बात है, तुम एक माइनर के साथ अग्रीमेंट भी नहीं कर सकता है. एन अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. याद करो ये जो वर्ड्स है ना, वॉइड एब इनिशियो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था. व्हेन आई से वॉइड एब इनिशियो, मतलब इट इज समथिंग विच इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग. अगर स्टार्टिंग से कोई चीज वॉइड होता है तो उसको हम वॉइड एब इनिशियो बोलता है. जो भी चीज वॉइड होता है उसको हम कभी भी कोर्ट में लेके जा सकता नहीं है. अगर आपने माइनर के साथ अग्रीमेंट भी किया तो उस अग्रीमेंट को भी कोर्ट में लेके जा सकता नहीं है. So an agreement with a minor is void ab initio. Sir, can there be a contract between one adult and one minor? No, not allowed. यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, तुम दोनों के बीच में अग्रीमेंट भी नहीं हो सकता है. अगर बाई चांस तुमने अग्रीमेंट भी किया ना माइनर के साथ, देन दैट अग्रीमेंट इज नॉट वैलिड. दैट अग्रीमेंट इज कंसिडर्ड एज void ab initio. That is, it is void from the beginning. एक केस स्टडी है यहाँ पे, अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, दैट इज मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. इन दिस केस स्टडी मोहरी बीबी इज अ मेजर पर्सन एंड धर्मोदास घोष इज अ माइनर पर्सन. अब यहाँ पे जो माइनर है ना धर्मोदास घोष, उसको कोई लोन चाहिए था. ही वांटेड सम काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो धर्मोदास घोष पूरे के पूरे गांव में सबके पास लोन मांग रहा था, बट कोई भी उसको पैसा देने के लिए रेडी नहीं था. फाइनली धर्मोदास घोष को पता चला कि उसके ही गांव में एक मनी लेंडर है जिसका नाम है मोहरी बीबी, और वो मनी लेंडर शायद से उसको थोड़ा सा लोन वोन दे सकता है. तो धर्मोदास घोष दौड़ा दौड़ा भागा भागा चलते चलते मोहरी बीवी के पास चला गया और बोला, मोहरी अंकल, क्या मेरे को आपके पास से लोन मिल सकता है क्या? मोहरी बीवी बोला, मैं तेरे को लोन तो दे दूं, बट क्या 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 गारंटी है कि मुझे मेरे लोन का पैसा वापस मिलेगा? तो धर्मोदास घोष बोला, अंकल आप मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं आपको आपका पैसा वापस दे देगा. मोहरी बीबी बोला, नहीं, मेरे को कुछ ना कुछ तो चाहिए कि जिससे मैं गारंटी ले लूं कि मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा. धर्मोदास घोष बोला, आप जो करना चाहते हो करो, बट मुझे लोन का बहुत जरूरत है, मेरे को लोन दो ना. तो मोहरी बीबी बोला, ठीक है मैं तेरे को लोन देता हूँ, तू मुझे मेरा पैसा वापस कब तक लौटाएगा? तो धर्मोदास घोष बोला, अंकल मैं आपको आपका पैसा विद इन 1 साल में लौटा दूंगा. मोहरी बीबी ने बोला, अगर बाई चांस 1 साल में तूने मेरा पैसा मुझे नहीं लौटाया तो तेरा जो भी घर है वो घर मेरे नाम पे हो जाएगा. एक काम कर, तू तेरा घर मेरे पास गिरवी रख ले.
धर्मोदास घोष बोला ठीक है, आई एम रेडी टू गिव माई हाउस टू यू एज अ मॉर्गेज। तो उसी दिन मोहरी बीबी एंड धर्मोदास घोष के बीच में एक मॉर्गेज डीड एंटर हो गया। यहाँ पर उस मॉर्गेज डीड में लिखा गया कि आफ्टर 1 year this person Dharmodas Ghosh will be paying back the entire loan amount to Mohri Bibi. If Dharmodas Ghosh fails to return that money to Mohri Bibi, then Mohri Bibi shall have the ownership of the property of that Dharmodas Ghosh. तो यहाँ पर इन शॉर्ट धर्मोदास घोष ने अपना घर मोहरी बीबी के पास गिरवी रख दिया। Days went off, weeks passed away, months went off, and finally a year got lapsed. The moment the year got completed, मोहरी बीबी approached to धर्मोदास घोष for recovering the loan amount. मोहरी बीबी बोला, ए धर्मोदास घोष चल मुझे मेरा पैसा वापस दे। धर्मोदास घोष बोला, अंकल मेरे पास पैसा नहीं है, आप थोड़े टाइम के बाद मेरे से पैसा ले लो। मोहरी बीबी बोला, नहीं नहीं, एज पर दिस मॉर्गेज डीड अगर तू आज मुझे मेरा पैसा नहीं देता है तो तुझे तेरा ये घर खाली करना पड़ेगा और ये घर मेरे नाम पे हो जाएगा। धर्मोदास घोष बोला, अंकल प्लीज मेरे को मेरे घर से मत निकालो, मैं मेरे घर से नहीं निकलेगा, आपको जो उखाड़ने का उखाड़ लो। मोहरी बीबी बोला, तू ऐसा नहीं समझेगा, एक काम करता हूँ मैं तेरे पे केस करता हूँ। तो यहाँ पर मोहरी बीबी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट धर्मोदास घोष। द मैटर वेंट टू द कोर्ट। एक साइड पे धर्मोदास घोष खड़ा है, दूसरे साइड पे मोहरी बीबी खड़ा है। मोहरी बीबी ने बोला, जज साहब ये वही बंदा है जिसने मेरे पास से लोन लिया था बट उसने मेरा पैसा वापस लौटाया नहीं। ये देखो हम दोनों के बीच में एक मॉर्गेज डीड एंटर हुआ था। एज पर दिस मॉर्गेज डीड ही इज अ पर्सन इज लायबल टू गिव दैट प्रॉपर्टी। इफ इज नॉट गिविंग हिज प्रॉपर्टी ही इज लायबल टू पे मी माय मनी। जज बोला, रुक जा, मेरे को मॉर्गेज डीड पढ़ने दे। जज ने पूरा का पूरा मॉर्गेज डीड पढ़ा। धर्मोदास घोष को देखा, मोहरी बीबी को देखा एंड फिर सीधा का सीधा मोहरी बीबी को बोल दिया कि अरे मोहरी बीबी, तूने ये जो भी मॉर्गेज का डीड किया है वो एक माइनर के साथ किया है। धर्मोदास घोष एक माइनर है, तुम एक माइनर के साथ कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अरे कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ो, तुम एक माइनर के साथ कभी भी कोई प्रकार का अग्रीमेंट भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर धर्मोदास घोष एक माइनर था, तो being a minor he will be excused from the performance of this contract. Over here मोहरी बीवी तू धर्मोदास घोष के खिलाफ केस भी कर सकता नहीं है, because this agreement is void, rather it is void ab initio. The case was given in favor of Dharmodas Ghosh and Mohri Bibi was asked to not to file a case against Dharmodas Ghosh. मोहरी बीबी को बोल दिया गया था कि तूने जो भी केस किया है धर्मोदास घोष के खिलाफ वो केस विड्रॉ कर, सबसे पहले तेरे और वो माइनर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है। सो ओवर हियर धर्मोदास घोष गॉट सेव्ड बिकॉज ही वाज अ माइनर। तो इसी केस स्टडी से आप लोग समझ जाओ कि कभी भी एक मेजर आदमी और एक माइनर आदमी, कभी भी एक कोई मेजर आदमी और एक माइनर बच्चे के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो दूर का बात है, उन दोनों के बीच में कभी भी कोई प्रकार का अग्रीमेंट भी नहीं हो सकता है, बिकॉज इफ देयर इज एन अग्रीमेंट विद अ माइनर देन दैट अग्रीमेंट विल बी कंसीडर्ड एज void ab initio. Law will always and always support a minor. Law will always and always support a minor because he is a minor. So rule number 1, an agreement with a minor is void ab initio. Once again, rule number 1, an agreement with a minor is void ab initio. Rule number 2, no ratification in case of minor's agreement. No ratification in case of minors agreement. What do you mean by ratification? Ratification का मतलब होता है अप्रूवल। मतलब क्या, अगर एक माइनर ने अपने माइनॉरिटी के टाइम पे कोई प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया था, फिर वो माइनर अभी मेजर हो गया है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा? नहीं। Even if a minor has done a contract at the time of minority, when that minor attains the age of majority, it will be still considered as void ab initio. अगर वो माइनर सामने से अप्रूवल देता है कि मैंने मेरे माइनॉरिटी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब मैं मेजर हो गया हूँ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल देता हूँ, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा नहीं, बिकॉज द ओरिजिनल अग्रीमेंट, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड एट द टाइम व्हेन दैट पर्सन वाज अ माइनर. Any agreement with a minor is void ab initio. If the original agreement is void ab initio, then the ratified agreement will also be void ab initio. For example, there is a major person over here called as Mr. Shamu. Shamu is having an age of 35 years. उसने एक माइनर बिट्टू को लोन दिया था। माइनर बिट्टू का एज है 16 years. माइनर बिट्टू का एज कितना है? 16 years. The amount of loan given was of 10,000 rupees.
यहाँ पर बिट्टू ने बोला था शामू अंकल मैं आपको आपका पैसा 6 महीने के बाद लौटा दूंगा। 6 महीना खत्म हो गया, बिट्टू ने पैसा लौटाया नहीं, तो कैन शामू फाइल अ केस अगेंस्ट बिट्टू? नो, बिकॉज एन अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। तुम उसके खिलाफ कोर्ट में केस करने जा सकता नहीं है। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज वॉइड। वॉइड इज समथिंग विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो एनी अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अब 6 महीना खत्म हो गया, बिट्टू ने पैसा लौटाया नहीं, तो शाम उसके खिलाफ केस करने कोर्ट में जा सकता नहीं है। After few years, for example, after around 10 years, when Shamu attains the age of 45 and Bittu attains the age of 26. Now Bittu himself is approaching to Shamu and he says to Shamu कि अंकल शामू 10 साल पहले मैंने आपके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब मैं माइनर था, मैंने आपके पास से पैसा लिया था बट मैंने आपको पैसा लौटाया नहीं था। आज मैं बिट्टू हैविंग एन एज ऑफ 26 प्रॉमिस करता हूं कि मैं वो पैसा आपको विद इन 6 मंथ्स में लौटा दूंगा। कैन आई से एक नया अग्रीमेंट बनाया गया है बिटवीन बिट्टू एंड शामू। बट कैन आई से द बेसिस ऑफ दिस अग्रीमेंट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द ओल्ड अग्रीमेंट। The old agreement was void ab initio, then this ratified one will also be considered as a void ab initio. Since this new agreement, Bittu himself is giving an approval कि उसने minority के टाइम पे कोई प्रकार का लोन लिया था जिसका repayment वो अभी at the time of majority करेगा। तो law बोलता है even such kind of an agreement is not allowed because the basis of this agreement was completely depending upon the old agreement. When the old agreement is void ab initio, the ratified agreement will also be void ab initio. See, law will always and always support a minor because he is a minor. सबसे पहले, can you have a contract with a minor? No. कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर का बात है, तुम एक माइनर के साथ कोई प्रकार का अग्रीमेंट भी नहीं कर सकता है बिकॉज एन अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। Rule number 2, no ratifications. No ratifications in case of a minor's agreement. मतलब अगर एक माइनर ने अपने बचपन में कोई प्रकार का अग्रीमेंट किया था, फिर उसी अग्रीमेंट का वो राटिफिकेशन दैट इज अप्रूवल देता है व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ मेजोरिटी, तो वो राटिफाइड अग्रीमेंट भी void ab initio ही माना जाएगा because that ratified agreement is completely depending upon the old agreement. When the old agreement is void ab initio, then the ratified agreement will also be void ab initio. रूल नंबर 3 बोलता है नो एस्टोपल। नो एस्टोपल इन केस ऑफ अ माइनर टू प्लीड हिज माइनॉरिटी। नो एस्टोपल इन केस ऑफ अ माइनर टू प्लीड हिज माइनॉरिटी। तुम एक माइनर को कभी भी उसका माइनॉरिटी प्लीड करने से रोक नहीं सकता है। यू कैन नॉट स्टॉप अ माइनर टू प्लीड हिज माइनॉरिटी। अगर वो माइनर है तो वो माइनर ही कहलाएगा, तुम उसका माइनॉरिटी उसके पास से छीन सकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ पर्सन ओवर हियर कॉल्ड एज बिट्टू having an age of 17 years. Bittu having an age of 17 years. He approaches to a person called as Raju. Raju having an age of 34. Bittu having an age of 17 years. बिट्टू ने बोला राजू क्या तू मेरे को लोन दे सकता है? राजू बोला रुक जा, व्हाट इज योर एज? तो बिट्टू ने बोला माई एज इज 19 ईयर्स। कैन ऐसे उसने अपना एज फॉल्सली रिप्रेजेंट किया है। राजू बोला वाओ, इफ यू आर 19 years of age then you are a person considered to be a major person. हाँ मैं तेरे को लोन दे सकता है, मुझे मेरा पैसा कब तक लौटाएगा? तो बिट्टू ने बोला विद इन अ वीक आई विल रीपे योर मनी टू यू। राजू ने यहाँ पर राजू ने यहाँ पर लोन बिट्टू को दे दिया। एक हफ्ता खत्म हुआ तो राजू अपना पैसा वापस मांगने गया, तो बिट्टू स्टार्टेड लाफिंग। बिट्टू बोला राजू यू आर नॉट अ फूल, यू आर अ ब्लडी फूल। आपने इतना फुलिश चीज किया है, आपने एक माइनर को लोन दिया है। मैं बिट्टू, मेरा उम्र 19 नहीं है, मेरा उम्र तो सिर्फ 17 ईयर्स का है। राजू बोला नहीं 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 नहीं, तूने मेरे को 19 साल बोला था, मतलब मेरे नजर में तो अभी 19 साल का ही रहेगा। कैन आई से राजू इज स्टॉपिंग बिट्टू टू क्लेम हिज माइनॉरिटी? Raju, you are not allowed to stop Bittu to claim his minority. It is again the fault of Raju. अरे राजू, जब बिट्टू ने अपना एज 19 इयर्स का बताया था, तब उसी टाइम पे तो उसके पास से एज प्रूफ ले लेता था, तो उसके पास से बर्थ सर्टिफिकेट मांग सकता था, बट ये सब चीज तूने किया नहीं। So whenever a minor has falsely represented his age, then also you cannot stop that minor to plead his minority. See, even in this rule also, law is trying to support whom? Law is trying to support a minor. So law will always and always support a minor. Can you have a contract with a minor? No.